नमस्कार। सोमवार का दिन है, नए सप्ताह की शुरुआत है। उम्मीद करते हैं कि सप्ताह भी पिछले हफ्ते की तरह आपके लिए बहुत अच्छा बीतेगा। मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट न्यूज शो इंडिया चाहता है। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस बीच शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोबारा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। कोर्ट से कहा है कि उनके सारे मामलों की एक साथ सुनवाई दिल्ली में ही की जाए। कल अदालत नुपुर की इस अर्जी पर सुनवाई कर सकती है और हां, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला ही सुनवाई करेंगे, जिन्होंने पिछली सुनवाई में नुपुर को जमकर फटकार लगाई थी। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के लिए एक तरीके से नुपुर शर्मा के बयान को पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदार बताया था। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, नुपुर शर्मा ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कल सुबह सुप्रीम कोर्ट में उनकी इस नई अर्जी पर सुनवाई हो सकती है और सुनवाई फिर वही बेंच करेगी जिसने पिछली बार नुपुर को फटकार लगाई थी और नुपुर की याचिका स्वीकार करने से मना कर दी थी। नुपुर शर्मा का यह कहना है कि जब से उनको सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है, तब से उनको और ज्यादा धमकियां मिल रही हैं। कोई रेप करने की धमकी है तो कोई जान से मार देने की धमकी है। इसीलिए वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट की शरण में आई हैं कि उनको एक साथ एक जगह पर सुनवाई हो, उन पर जो तमाम मुकदमे चल रहे हैं, इसीलिए वो कोर्ट तक पहुंची हैं। बड़ी खबर है, कल अब सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा इस बेंच को, जो डबल बेंच है जस्टिस सूर्यकांत की और जस्टिस पारदीवाला की, कि वो क्या फैसला करती है, कैसे इस मामले पे आगे बढ़ती है। और आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी के एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर होते हैं। आज इंडिया चाहता है मैं आपको दिखाऊंगा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कैसे मोदी ने इक्का चला और विपक्ष के सारे पत्ते बिखर गए। आपको इस सवाल का जवाब भी मिलेगा कि शिवसेना का असली नेता कौन है, शिंदे या ठाकरे, क्योंकि आज सांसदों ने भी शिंदे को नेता मान लिया है। मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि पीएम मोदी के खिलाफ पीएफआई की साजिश में कितने मुस्लिम देश शामिल हैं। तो पटना में पीएफआई की साजिशों का खुलासा होना शुरू हुआ है। उसमें उसके विदेशी, खासकर मुस्लिम देशों से रिश्तों के तार अब सुलझते चले गए हैं। हमारा आज का सवाल भी इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। हमने आपसे पूछा है कि क्या आपको लगता है कि पीएफआई ने मुस्लिम देशों का साथ लेकर पीएम मोदी के खिलाफ साजिश रची है? अगर आपको लगता है हाँ, तो ऑप्शन ए को क्लिक करिए, नहीं तो ऑप्शन बी को क्लिक करिए। हमारे ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर आप अपने जवाब दीजिएगा जरूर। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी आपको दिखाएंगे। सवाल फिर दोहराता हूं कि क्या आपको लगता है कि पीएफआई ने मुस्लिम देशों के साथ लेकर पीएम मोदी के खिलाफ साजिश रची है? लेकिन उसके पहले आज आपको पीएम मोदी के खिलाफ मुस्लिम देशों से रची जा रही साजिश की एक रिपोर्ट दिखानी बहुत जरूरी है। यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि पटना में पीएफआई का कनेक्शन मुस्लिम देशों से। जी हां, वही पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया, जो हिंदुस्तान का एक बड़ा संगठन है मुसलमानों का, उस पर यह इल्जाम है कि मुस्लिम देशों से वो आर्थिक मदद ले रहा है। वहां से फंडिंग कैसे होती है, इसकी भी जांच हो रही है। इसको समझने के लिए आपको हमारी एक खास रिपोर्ट देखनी होगी कि कैसे मुस्लिम देश पीएफआई का इस्तेमाल कर रहे हैं पीएम मोदी को और भारत को बदनाम करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी के निशाने पर होते हैं तो कुछ बड़े लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर होते हैं। आज इंडिया चाहता है मैं आपको दिखाऊंगा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कैसे मोदी ने इक्का चला और विपक्ष के सारे पत्ते बिखर गए। आपको इस सवाल का जवाब भी मिलेगा कि शिवसेना का असली नेता कौन है, शिंदे या ठाकरे, क्योंकि आज सांसदों ने भी शिंदे को नेता मान लिया है। मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि पीएम मोदी के खिलाफ पीएफआई की साजिश में कितने मुस्लिम देश शामिल हैं। तो पटना में पीएफआई की साजिशों का खुलासा होना शुरू हुआ है। उसमें उसके विदेशी, खासकर मुस्लिम देशों से रिश्तों के तार अब सुलझते चले गए हैं। हमारा आज का सवाल भी इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। हमने आपसे पूछा है कि क्या आपको लगता है कि पीएफआई ने मुस्लिम देशों का साथ लेकर पीएम मोदी के खिलाफ
साजिश रची है? अगर आपको लगता है हाँ तो ऑप्शन ए को क्लिक करिए, नहीं तो ऑप्शन बी को क्लिक करिए। हमारे ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर आप अपने जवाब दीजिएगा जरूर। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी आपको दिखाएंगे। सवाल फिर दोहराता हूं कि क्या आपको लगता है कि PFI ने मुस्लिम देशों के साथ लेकर PM मोदी के खिलाफ साजिश रची है? लेकिन उसके पहले आज आपको PM मोदी के खिलाफ मुस्लिम देशों से रची जा रही साजिश की एक रिपोर्ट दिखानी बहुत जरूरी है। यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि पटना में PFI का कनेक्शन मुस्लिम देशों से। जी हां, वही पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया जो हिंदुस्तान का एक बड़ा संगठन है मुसलमानों का, उस पर यह इल्जाम है कि मुस्लिम देशों से वो आर्थिक मदद ले रहा है। वहां से फंडिंग कैसे होती है इसकी भी जांच हो रही है। इसको समझने के लिए आपको हमारी एक खास रिपोर्ट देखनी होगी कि कैसे मुस्लिम देश PFI का इस्तेमाल कर रहे हैं PM मोदी को और भारत को बदनाम करने के लिए। PM मोदी के खिलाफ मुस्लिम देशों से षड्यंत्र, विदेशी धरती से भारत के खिलाफ मुहिम की फंडिंग, हिंदुस्तान का नमक खाकर हिंदुस्तान के खिलाफ ही नमक हरामी की साजिश रची जा रही है और इस साजिश को विदेशी ताकतें अंदर खाने मदद पहुंचा रही हैं। यह बड़ा खुलासा पटना के PFI सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। इस साजिश का एक सूत्रधार भारत में है तो दूसरा 4628 किलोमीटर दूर तुर्की में बैठा है। इसीलिए इसे PM मोदी के खिलाफ इस्लामिक कट्टरता का प्लान 4628 कहा जा रहा है और इसका पुख्ता सबूत है ये दस्तावेज जो पटना में PFI संदिग्धों पर हुई छापेमारी में पुलिस को मिला था। ये महज एक कागज नहीं है बल्कि देश को तोड़ने वाली साजिश का जीता जागता सबूत है। इस दस्तावेज में जो लाइनें पहले से हाईलाइट हैं, उनकी जगह इस शब्द को गौर से देखिए। लिखा है एक्सटर्नल हेल्प यानी बाहरी मदद। देश में साल 2047 तक इस्लामिक राज लाने के लिए PFI बाहरी यानी विदेशी ताकतों की मदद ले रहा था और ये विदेशी ताकत कोई और नहीं तुर्की है। PFI के डॉक्यूमेंट में लिखा है पिछले कुछ सालों में PFI ने इस्लाम के झंडाबरदार देश तुर्की के साथ दोस्ताना रिश्ते विकसित किए हैं। तुर्की और PFI की दोस्ती भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकती है क्योंकि PFI कट्टर इस्लामिक संगठन है और तुर्की पाकिस्तान का जिगरी यार। तभी तो पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री बने वो हाजिरी लगाने तुर्की जरूर जाता है। इमरान खान भी गए थे। कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ भी तुर्की में माथा टेक कर आए हैं। इसलिए अब सवाल ये कि क्या तुर्की सरकार PFI को सीधे सीधे मदद कर रही है या पाकिस्तान तुर्की के रास्ते नई साजिश रच रहा है? क्या ISI आतंकवाद के नए चेहरे के तौर पर PFI को खड़ा कर रही है या तुर्की की कोई कट्टरपंथी संस्था PFI को मदद दे रही है? इन सवालों के जवाब मिलने बहुत जरूरी है क्योंकि तुर्की पाकिस्तान का दोस्त है और पाकिस्तान PM मोदी और भारत का दुश्मन। जिस तरीके से PFI के जो संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं उनके टर्की के साथ संपर्कों का पता चला है, ऐसे में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि PFI के माध्यम से जो टर्की के आतंक परस्त NGOs हैं और पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन हैं वो भारत के विरुद्ध कोई बड़ी आतंकी साजिश रच सकते हैं। नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश में ऐसा माहौल बना जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कट्टरपंथी संगठनों ने नुपुर को चेहरा बनाकर खूब जहर उगला। हिंसक प्रदर्शनों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार की छवि खराब करने की कोशिश हुई। सीधे सीधे PM मोदी पर उंगलियां उठाई गई। इतना हो हल्ला हुआ कि कई मुस्लिम देशों ने आपत्ति दर्ज कराई। कतर, ईरान, कुवैत ने भारतीय राजदूतों को तलब किया, आपत्ति दर्ज कराई। पाकिस्तान ने भी भारतीय दूतावास के अधिकारी को बुलाया, शिकायत की। मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन OIC ने भी नुपुर के बयान की आलोचना की। इन मुस्लिम देशों का मुंह क्या खुला, विपक्षी भी खर्चा पानी लेकर सरकार पर चढ़ बैठे। जब कतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है, अरब इमारात में कुछ होता है, बहरीन में कुछ होता है, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं और ये गड़बड़ हो गई रे बाप। मोदी जी ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करा दी,
आज 130 करोड़ भारतीयों का सर शर्म से झुक गया है। पहली बार ऐसी हुआ है कि एक छोटा देश हिंदुस्तान को धमका रहा है हाई कमिश्नर को बुलाकर कि माफी मांगे। किरकिरी प्रधानमंत्री जी की वजह से हुई है। पूरा माहौल बनाने वाले मोदी जी हैं। ऊपर का नेता इशारों में बात करता है, नीचे का प्रवक्ता खुलकर बात करता है। घर में छिड़ी इस सियासी बहस का फायदा पीएफआई जैसे संगठनों ने उठाया और तुर्की की गोद में जा बैठे। पीएफआई के द्वारा आईएचएच और अनेक टर्की के जो रेडिकल और इस्लामाइज्ड एनजीओज हैं वो इस पीएफआई को भी सपोर्ट कर सकते हैं, इस तरीके की रिपोर्ट्स हैं। मतलब देश और पीएम मोदी के खिलाफ जो भी साजिश रची जा रही है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं खाड़ी देशों से सीधे जुड़ रहा है। लेकिन पीएम मोदी जानते हैं कि कट्टरपंथ और आतंकवाद को जवाब कैसे देना है। तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। दरअसल ये जांच बहुत जरूरी हो गई है कि भारत में गड़बड़ी फैलाने के लिए क्या विदेशी एजेंसियां सक्रिय हैं। पटना में पीएफआई को लेकर हो रही जांच से बहुत ही ज्यादा खतरनाक खुलासे हुए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पटना में ही पुलिस ने एक आरोपी अहमद दानिश उर्फ ताहिर को गिरफ्तार किया। ये वो ताहिर है जो कि वहां गिरफ्तार किया गया। 14 साल तक ये ताहिर दुबई में काम कर चुका था। अब फंडिंग का मामला जो सामने आया है वो तुर्की से आया है। तुर्की बिल्कुल यूरेशिया पर है, यूरोप और एशिया के बीच में। ताहिर का यानी इस ताहिर के मोबाइल फोन को जब खंगाला गया पुलिस के द्वारा तो गजवाए हिंद नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप मिला है। वही गजवा हिंद जो कि कहता है कि पूरे हिंदुस्तान को बदल देना है, पूरे हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री में बदल देना है। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप की जानकारी मिली। वो व्हाट्सएप ग्रुप पाकिस्तान के नंबर से बनाया गया है। ये पाकिस्तान जो हमेशा भारत के खिलाफ साजिश रचता है। एक और व्हाट्सएप ग्रुप मिला इसी ताहिर के फोन में जो पाकिस्तानी नंबर से ही बनाया गया था, यानी 2 पाकिस्तान से थे। एक व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा मिला है जिसे बांग्लादेश के नंबर से बनाया गया। यानी भारत के चारों तरफ जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो भारत के सत्ता को, भारत की शांति व्यवस्था को डिस्टर्ब करने की पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही हैं। और ये जो ताहिर है, अभी इसके साथ जो इसका फोन मिला है उस फोन से इस बात का खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियां इस काम में लगी हैं कि इसकी परत दर परत खोली जा सके ताकि पता लगे कि कोई इंटरनेशनल साजिश चल रही है भारत को परेशान करने की। पटना में जो पीएफआई की गतिविधियां थी उसको लेकर तो हम लगातार आप पर खबरें बताते भी जा रहे हैं, लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है कि दरअसल इन लोगों को कैसे भरमाया जाता है। इस जांच एजेंसियों की अगर इस पूरे जांच पर नजर डालें तो ये सामने आता है कि गजवा हिंद और कश्मीर से भी इसका कनेक्शन निकलता है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये भी है कि पीएफआई ने बिहार में 12,000 से ज्यादा मुस्लिम नौजवानों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी है। इसके लिए अनपढ़ और बेरोजगार युवकों को चुना जाता था। राज्य के 13 जिलों में पीएफआई का कैंप था। आतंकवादी गतिविधियों में एक के बाद एक पीएफआई के कनेक्शन सामने आने के बाद अब इसे हल्के में लेने का मतलब है सुरक्षा से खिलवाड़ करना, और पटना पुलिस ऐसा ही शायद करती दिखाई दी है। पहले पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पीएफआई से आरएसएस की तुलना वाला विवादित बयान दिया था, आपको याद होगा। अब पटना पुलिस पीएफआई मामले में ही गिरफ्तार एक आरोपी को कोर्ट परिसर में सत्तू पिलाते दिख रही है। सत्तू पिलाते दिख रहे इस शख्स का नाम नूरुद्दीन जंगी है, जिसे यूपी एटीएस ने कल गिरफ्तार किया था। आज पुलिस इसे पटना लेकर पहुंची। सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई, जहां अदालत ने आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। लेकिन अदालत से बाहर आते ही पटना पुलिस आरोपी के साथ चटखारे लेकर सत्तू पीती दिखी, हंसी ठिठोली करती दिखी। लगा ही नहीं कि ये बहुत बड़ा आतंकी वारदात को बेनकाब करने की कोशिश में ये पुलिस लगी है। नूरुद्दीन जंगी पुलिस वालों के सामने अपनी शेख ही बगार रहा था और पुलिस वाले उसे बहुत गौर से सुन रहे थे, जैसे कोई बहुत बड़ा काम इस जंगी ने किया हो। ये सब कुछ 10 मिनट तक चलता रहा। आरोपी के हाथ खुले थे। सवाल उठता है कि मामला अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, इस पर नीतीश कुमार की पुलिस इतनी बेफिक्र कैसे हो सकती है।
और अब आज की दूसरी और बड़ी खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। आज राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो गया। इसमें बहुत बड़ी बड़ी खबरें आज दिन में निकल कर आई, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है। जी हां, बहुत ज्यादा वोट उनको मिल सकते हैं, जैसे कि शुरुआती जानकारी हमको मिल रही है। गुजरात में 3 से 4 विधायकों के क्रॉस वोटिंग की आशंका है, यानी गैर भाजपाई विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू जी के लिए वोट किया है। गुजरात कांग्रेस के आदिवासी विधायकों पर मुर्मू को वोट देने के आरोप लगे हैं। एनसीपी के विधायक कांधल जडेजा ने तो खुल्लम खुल्ला आकर कहा कि मैंने मुर्मू को वोट दिया, यानी उन्होंने अपने नेता शरद पवार की बात को नहीं माना। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के कुछ विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबरें अब सामने आ रही हैं। आज जो संसद में वोटिंग हुई, जो सांसदों के लिए वोटिंग हुई, उसमें खबर मिली है कि 8 सांसदों ने वोट नहीं दिया है, जिनमें से 2 भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। एक तो फिल्म अभिनेता सनी देओल हैं, जो इस वक्त विदेश में हैं, और दूसरे सुनील धोत्रे हैं, जो बीमार बताए जा रहे हैं। चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का, विपक्ष ने बीजेपी को घेरने की एक बार लगा कि भरपूर कोशिश की, लेकिन दोनों पदों के लिए पीएम मोदी ने ऐसे उम्मीदवार मैदान में उतार दिए कि विपक्ष एकजुट नहीं रह पा रहा है। पीएम मोदी के दांव से विपक्ष के पांव उखड़ते चले गए हैं। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस दांव से, जिसमें एक तरफ द्रौपदी मुर्मू है, एक तरफ जगदीप धनखड़ साहब है जो कि उपराष्ट्रपति, इन दोनों शख्सियत का एक का राष्ट्रपति और एक का उपराष्ट्रपति बनना बिल्कुल तय माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष आंकड़ों के इस खेल में काफी पिछड़ गया है। विपक्ष की एकता भंग हो चुकी है। विपक्ष के लोग भी सत्ता पक्ष के उम्मीदवारों को वोट दे रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं सारे मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं, प्रजातंत्र को बचाने के लिए मेरे पक्ष में अपना वोट कास्ट करेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनका चरित्र से सभी लोगों को आकर्षित किया है। भारी बहुमतों से वो जीत करके इस देश की राष्ट्रपति बनने वाले हैं। न बाहर की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी। संसद में गर्मी बढ़नी ही थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति से विपक्ष पसीने पसीने जो है। चाहे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हो या फिर उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़, पीएम मोदी ने अपना पत्ता फेंका तो विपक्ष की संभावनाओं के सारे पत्ते हवा में उड़ते चले गए। जिस दिन द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान हुआ, एनडीए के पास 49% वोट थे, लेकिन वोटिंग हुई तो ये करीब 62% तक पहुंचने का अनुमान है। यह अनुमान अगर जीत में बदला तो पीएम मोदी की पसंद का राष्ट्रपति देश दूसरी बार देखेगा। अब लगे हाथ उपराष्ट्रपति चुनाव का खेल भी देख लीजिए। लोग नामों की पतंग उड़ाते रहे और बीजेपी ने जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बना दिया। ये महज संयोग है या सियासी प्रयोग? जब धनखड़ पर्चा दाखिल करने गए तो उनके और प्रधानमंत्री के लिबास एक जैसे थे। एक मेजर माइलस्टोन मानता हूं कि साधारण किसान का बेटा आज नॉमिनेशन कर आया। मैं माननीय प्रधानमंत्री का कृतज्ञ हूं। सपने में भी ये नहीं सोचा था कि एक साधारण व्यक्ति को इस प्रकार का सुअवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाकर विपक्ष के सामने एक नई बिसात बिछा दी है। जगदीप धनखड़ जाट बिरादरी से आते हैं और उनकी जीत को लेकर वो विपक्षी दलों से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने नवीन पटनायक को फोन भी मिला दिया है। बीजेपी का साफ मानना है कि यदि राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन तो फिर उपराष्ट्रपति के लिए भी समर्थन। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन पीएम मोदी की रणनीति के आगे विपक्ष एक रह पाएगा, ये बड़ा सवाल है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को इस बात का एहसास हो चुका है। द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान हुआ तो विपक्ष की कई पार्टियां आदिवासी चेहरे के नाम पर द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में कूद गईं।
लेकिन कहानी सिर्फ समर्थन तक नहीं रही। द्रौपदी मुर्मू के नाम पर विपक्षी एकता टूट गई। न शरद पवार का गेम चला। ये जो वोटिंग है यहाँ पे विप लागू नहीं होता है और ये वोटिंग होती है प्रेसिडेंट के, आप अपनी चॉइस के प्रेसिडेंट आप करेंगे। तो जिन लोगों ने विप फॉलो की होगी, बट जैसे यशवंत सिन्हा जी ने कहा कि अपनी कॉन्शियंस की आवाज़ सुनकर ये उन्होंने वोट किया होगा, बट वी विल नॉट नो टिल द फाइनल वोट इज काउंटेड। न जेएमएम कांग्रेस की दोस्ती टिक पाई और तो और यूपी में समाजवादी पार्टी के गठबंधन में ही दरार नहीं दिखी, बल्कि घर में भी घमासान छिड़ गया। एक तरफ प्रत्याशी भी वोट मांग रहा है और उनको लड़ाने वाले लोग भी वोट मांग रहे हैं, तो दोनों में अंतर है ना। उनके व्हिप का कोई असर नहीं है। काउंटिंग होगी 21 तारीख को, तो आप देखिएगा उनकी व्हिप का भी उल्लंघन करके लोगों ने वोट दिया है। जो ये पद है आम सहमति से होना चाहिए, विवादित नहीं बनना चाहिए। कट्टर समाजवादी होगा और नेताजी के आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति होगा, वो ऐसे व्यक्ति को कभी समर्थन नहीं करेगा। अभी अभी चुनाव गुजरा है, चाचा को याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी, और भारतीय जनता पार्टी की भाषा हमेशा खराब रही है समाजवादियों के प्रति। बात सिर्फ गठबंधन की पार्टियों तक सीमित नहीं है। असम में AIUDF का दावा है कि वहां के 20 कांग्रेस विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। अब इसे लेकर TMC, कांग्रेस और AIUDF में ठन गई है। अगर असम में क्रॉस वोटिंग हुआ है तो मैंने जो पहले कहा था, मैं फिर कहती हूँ कि असम में कौन कांग्रेस है, कौन BJP है और कौन AUDF है, ये कहना मुश्किल है। ये सब मिले हुए हैं। तभी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की एकता में कितना दम है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव उसे मापने का मीटर है। लेकिन मोदी ने चुनाव वाले इस तीर से विपक्षी एकता को टुकड़े टुकड़े कर दिया। आज वोटों का जो समीकरण दिखा, उससे एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का जीतना लगभग तय बताया जा रहा है। विपक्षी उम्मीदवार का आरोप है कि मुर्मू रबर स्टैंप राष्ट्रपति साबित होंगे। ये एक आम धारणा सी बन गई है आम हिंदुस्तानी में भी कि राष्ट्रपति का पद महज एक दिखावे का पद होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हुआ है। कुछ घटनाएं अतीत की आपको याद दिलवाता हूं। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू में कई बार टकराव हुआ था। पहला मामला तो 1951 में आ गया था, जब नेहरू हिंदू कोड बिल लेकर आए। राजेंद्र प्रसाद ने बिना जनमत के हिंदू परंपराओं को खत्म करने का विरोध किया। उन्होंने नेहरू को खत लिखा कि हिंदू कोड बिल लाना अलोकतांत्रिक है और इस पर सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह लेनी चाहिए। 50 साल पहले नेहरू ने राजेंद्र बाबू की जगह सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनवाया। राधाकृष्णन को भारतीय दर्शन का प्रकांड विद्वान बताया जाता है। ऐसा माना जा रहा था कि राधाकृष्णन रबर स्टैंप राष्ट्रपति होंगे, तभी शायद नेहरू जी की पसंद है। लेकिन जब चीन के हाथों भारत की हार हुई तो राधाकृष्णन रक्षा मंत्री VK कृष्ण मेनन को हटाने पर अड़ गए। नेहरू नहीं चाहते थे कि कृष्ण मेनन की गर्दन न पे, लेकिन राधाकृष्णन के कारण कृष्ण मेनन की कुर्सी गई। एक और राष्ट्रपति हुए नीलम संजीव रेड्डी। 1969 में कांग्रेस ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंतरात्मा की आवाज पर VV गिरी को वो चुनाव जितवा दिया, यानी कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार चुनाव हार गया। गिरी को जितवाने में जगजीवन राम की अहम भूमिका थी, लेकिन 8 साल बाद रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति हो गए। उन्होंने अपनी ताकत जब दिखाई जब 1989 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। नई सरकार बनने के 2 दावेदार थे, एक जगजीवन राम तो दूसरे चरण सिंह। ज्यादातर सांसदों का समर्थन जगजीवन राम साहब के साथ था, लेकिन राष्ट्रपति रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह को निमंत्रण दे दिया। जगजीवन राम का प्रधानमंत्री बनने का सपना ही रह गया। जब जनता सरकार चली गई और इंदिरा गांधी वापस सत्ता में लौटी, तो इंदिरा गांधी से भी रेड्डी की ठन गई थी। प्रिंस चार्ल्स और डायना की शादी में रेड्डी जाना चाहते थे, लेकिन इंदिरा गांधी भी इंग्लैंड जाना चाहती थी। अब दोनों शीर्ष के नेता एक साथ एक कार्यक्रम में कैसे हिस्सा ले सकते थे? अभी तक ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन राष्ट्रपति रेड्डी अड़ गए तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपने कदम पीछे खींचने पड़े।
रेड्डी के बाद राष्ट्रपति बने थे सरदार ज्ञानी जैल सिंह। वो इंदिरा गांधी की सरकार में गृह मंत्री थे, पक्का यस मैन माने गए। सबको लगा कि राष्ट्रपति के रूप में भी वो यस मैन ही बने रहेंगे, लेकिन जब स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ तो उन्होंने इंदिरा गांधी की यानी अपने प्रधानमंत्री की आलोचना की थी, वो भी जमकर। बाद में इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उनसे तनातनी के बीच जैल सिंह राष्ट्रपति की धमक और पावर दिखाते रहे। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह का तो यहां तक कहना था कि जैल सिंह ने उनसे कहा था कि वो राजीव गांधी की जगह मुझे यानी वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। वीपी सिंह का कहना था कि वो खुद ही इसके लिए तैयार नहीं हुए। एक राष्ट्रपति के रूप में बेहद निर्णायक दौर में के.आर. नारायणन का वक्त भी रहा था। 1997 में जब देश आजादी के 50 वर्ष पूरे करने जा रहा था, तब पहली बार अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। जब केंद्र की गुजरात सरकार ने यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश भेजी तो नारायणन ने पुनर्विचार करने की चिट्ठी लिखकर उसे वापस कर दिया था। दोबारा जब वाजपेयी सरकार में बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश आई तो नारायणन ने उसको भी लौटा दिया। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश पुनर्विचार के लिए भेजने वाले वो देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने यानी नारायणन साहब ने यह भी तय किया कि अगर लोकसभा त्रिशंकु हो तो सबसे बड़े दल को नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि सरकार बनाने के दावेदारों को बहुमत का समर्थन पत्र देना होगा, यानी एक बड़ा अलायंस भी सरकार बना सकता है। अब सवाल है कि अगर द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीतती हैं तो क्या वो केंद्र से टकराव लेने वाली राष्ट्रपति होंगी? जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, ये कुछ नाम आपके सामने हैं। जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, शंकर दयाल शर्मा, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी पाटिल, प्रणब मुखर्जी या फिर अब के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ये वो राष्ट्रपति है, यानी बहुत ही बड़े शांत भाव से इन तमाम लोगों ने अपना कार्यकाल पूरा किया है। कोई भी कंट्रोवर्सी या कोई भी विवाद या कोई भी टकराव सरकार के साथ या प्रधानमंत्री के साथ इन प्रधानमंत्रियों का, इन राष्ट्रपतियों का दिखाई नहीं देता है। अब तक राष्ट्रपति वही हुआ है जिसके पक्ष में केंद्र सरकार रही है। पीएम मोदी से बेहतर राजनीति की बारीकियों को कौन समझता है? उन्होंने अब की बार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए जिन नामों पर दांव लगाया है उनका सियासी असर क्या हो सकता है, इसको जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। जिस पल संतोष का भाव पैदा हो जाता है, बहुत हो गया, चलो यार इसी से गुजारा कर लेंगे, तो जिंदगी कभी आगे बढ़ती नहीं। और अगर कोई कहता है कि बेसब्री बुरी चीज है, तो मैं समझता हूं कि अब वो बूढ़े हो चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर उतारना, जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना सिर्फ इसी चुनाव तक सीमित है। विपक्ष अगर ये सोच रहा है तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूर की सोचते हैं। दरअसल ये तो उस रेस का वार्म अप है जो गुजरात और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में रफ्तार पकड़ेगा और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने चरम पर होगा। द्रौपदी मुर्मू और जगदीप धनखड़ के जरिए प्रधानमंत्री की नजर आने वाले सियासी इम्तिहानों पर है। और अब बात करेंगे शिवसेना की, जहां उद्धव ठाकरे के हाथ से पहले विधायक खिसके, फिर महाराष्ट्र की सत्ता खिसकी और अब उनके सांसदों की बारी है। ये उस उद्धव ठाकरे के साथ हो रहा है जिनके पिता बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को बाघ की तरफ दहाड़ना सिखाया था। लेकिन आज उद्धव से बगावत करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे शिवसेना पर पूरी तरीके से काबिज होते दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना के ज्यादातर सांसद भी शिंदे के साथ आगे हैं। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए, क्योंकि कल इस बारे में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। पहले विधायक ले गए शिंदे, फिर छीन ली मुख्यमंत्री की कुर्सी। श्री एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की बाला साहेब की विरासत पर भी शिंदे का दावा। ये बाला साहब ठाकरे जी की हिंदुत्व की बात है और इस राज्य के विकास की बात है। और अब शिवसेना पर कब्जे की फाइनल तैयारी। क्या करेंगे उद्धव ठाकरे?
एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को बर्खास्त कर दिया गया है। एकनाथ शिंदे को शिवसेना का मुख्य नेता चुना गया है। एकनाथ शिंदे गुट के इस दाव को सीधे सीधे पार्टी पर कब्जे की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अब तक किसी ने शिवसेना पक्ष प्रमुख के पद पर हाथ नहीं लगाया है, लेकिन अभी महज ये शुरुआत है। सूत्रों के मुताबिक बहुत जल्द ही शिवसेना संसदीय दल में भी बड़ी फूट देखी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट लोकसभा में शिवसेना का नया गुट तैयार कर लोकसभा अध्यक्ष को इसकी चिट्ठी सौंप सकता है। लोकसभा में शिवसेना के 12 सांसदों के साथ एकनाथ शिंदे मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल शेवाले लोकसभा में शिवसेना के नए नेता हो सकते हैं, जबकि भावना गवली को चीफ व्हिप बनाया जा सकता है। खबरों के मुताबिक इस वक्त भी 6 सांसद उद्धव ठाकरे के साथ हैं। उद्धव ठाकरे को भी आने वाली मुसीबत का अंदाजा है, इसीलिए अपनी ताकत का पता करने के लिए उन्होंने मातोश्री में सांसदों की बैठक बुलाई है। आप कहाँ के शिवसेना बन गए? ठीक है, आपका एक अलग गुट हो सकता है, आप बाहर निकले, आप अपने गुट की राजनीति कर लीजिए, शिवसेना से पंगा मत लीजिए। देखिए, ये कानूनी लड़ाई चलती रहेगी, ये कानूनी लड़ाई चलती रहेगी। जैसे विधायक की चल रही है 16 वैसे जो हमारे अगर कोई एमपी उस गुट के साथ जुड़ गए तो कानूनी लड़ाई चलेगी। सांसदों को रोकने के लिए राष्ट्रपति चुनाव में उद्धव ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का फैसला लिया था, लेकिन इधर राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग हुई और उधर एकनाथ शिंदे ने अगली चाल चल दी। अब उद्धव न इधर के रहे न उधर के। और इस बीच एक और खबर आ गई है इस डेवलपमेंट से जुड़ी हुई। शिवसेना का जो ग्रुप उद्धव ठाकरे के साथ है, उसने एक चिट्ठी स्पीकर ओम बिरला को अभी भी कुछ देर पहले सौंपी है, ये दावा करते हुए कि हमारे नेता विनायक राउत हैं और कोई भी गुट का कोई और नेता आके ये दावा करे कि वो शिवसेना का असली नेता है तो उसको मान्यता न दी जाए। इस चिट्ठी को विनायक राउत ने सौंपा है, विनायक राउत के हस्ताक्षर हैं और स्पीकर ओम बिरला को ये चिट्ठी सौंपी गई है। आज एक बेहद दर्दनाक बस हादसा हुआ। इस एक हादसे ने 3 राज्यों समेत पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आज पूरे देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग चल रही थी। दिन भर की तस्वीरें देश भर की तमाम विधानसभाओं से, संसद से आ रही थी। उसी बीच ये अचानक बड़ी खबर आई जिसने सबको हिला कर दिया। और मैं जानबूझकर 3 राज्यों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मरने वाले 13 यात्री महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के थे। सोमवार की सुबह हुए इस हादसे की वजह थी लापरवाही, लेकिन इस बार लापरवाही ड्राइवर की नहीं बल्कि उन 2 अज्ञात बाइक सवारों की थी जो गलत साइड से इस बस से ओवरटेक कर रहे थे। बारिश का मौसम था। इन 2 लोगों को, बाइक सवारों को बचाने के चक्कर में जब ड्राइवर ने अपने स्टीयरिंग को घुमाया तो वो उसको फिर बैलेंस नहीं कर पाया। ये 2 लोग कौन थे जिन्होंने रॉन्ग साइड से टेक ओवर किया, अभी इनका मालूम पता नहीं चला है, लेकिन इन बाइक सवारों की जो शुरुआती जांच रिपोर्ट है उससे लग रहा है कि गलती इन्हीं की थी। 13 परिवारों की खुशियां इन 2 की वजह से उजड़ चुकी है। नर्मदा की धारा में कैसे 13 जिंदगियां समा गई, देखिए ये खास रिपोर्ट सीधे ग्राउंड से। दो मोटरसाइकिल वाले रॉन्ग साइड से आ रहे थे, गाड़ी वाले ने उनको बचाने के चक्कर में उसने गाड़ी इधर से इधर करी, बैलेंस से बिगड़ा कर नीचे गिर गया। मौत सबसे बड़ा सच है, लेकिन जब वो खौफनाक हादसे की शक्ल में दबे पांव आती है तो मंजर ऐसा दर्दनाक होता है। एहतियात के तौर पर हमने ये तस्वीरें ब्लर कर दी हैं, फिर भी ये धुंधली तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन हम ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि मध्य प्रदेश के धार में हुआ हादसा कितना दर्दनाक था। सोमवार की सुबह देश ने ठीक से अभी आंखें खोली भी नहीं थी कि बस हादसे की पूरी खबर सामने आ गई। 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, कई बुरी तरह घायल हैं, कई लापता हैं और इस हादसे की वजह है एक गलती। ये जो बस है इंदौर से सुबह रवाना हुई थी, जो लगभग 9:45 बजे यहाँ पहुंची थी और यहाँ से ये महाराष्ट्र के आलमेर जाने वाली थी, लेकिन इस बीच यहीं पे बस किसी कारण से अनियंत्रित हुई और रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरी है।
अभी ये रेस्क्यू सतत जारी है और भी यात्रियों की यहाँ मिलने की संभावना जताई जा रही है। कैसे एक गलती ने कई लोगों की सांसें छीन ली, ये प्रकाश वर्मा ने अपनी आंखों से देखा। प्रकाश वर्मा की जुबानी सुनिए, कैसे महज चंद सेकंड में 12 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। मैं गाड़ी के ठीक पीछे चल रहा था। पीछे चलने से दो मोटरसाइकिल वाले रॉन्ग साइड से आ रहे थे। गाड़ी वाले ने उनको बचाने के चक्कर में उसने गाड़ी इधर से इधर करी। उसके बाद बचाने के चक्कर में वो गाड़ी वालों ने उस साइड कर उस गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा कर नीचे गिर गया। जो प्रकाश वर्मा बता रहे हैं वो हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखा रहे हैं। सुबह के 9 बज रहे थे। महाराष्ट्र परिवहन की बस नर्मदा नदी पर बने खलघाट पुल से गुजर रही थी। तभी गलत दिशा से बाइक सवार 2 लोग बस के रास्ते में आ जाते हैं। दोनों को बचाने के लिए ड्राइवर स्टीयरिंग काटता है। बस का संतुलन बिगड़ता है और बेकाबू बस सीधे नर्मदा नदी में जा गिरती है। नर्मदा नदी पर बना खलघाट पुल करीब 70 से 80 फीट ऊंचा है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद हश्र क्या हुआ होगा ये सबको मालूम है, और वही इस बस के साथ हुआ। यात्रियों से भरी बस जैसे ही नर्मदा में गिरी उसके परखच्चे उड़ गए। बस का बचा कुचा हिस्सा नदी में छत के बल पलट गया। बस में बैठे यात्रियों को खुद को बचाने का मौका नहीं मिला। बस गिरने से यात्रियों को गंभीर चोट आई। वो बेसुध हो गए। घायल अवस्था में वो खुद को बस और पानी से बाहर नहीं निकाल सके। चोटिल होने के बाद ज्यादातर यात्रियों की मौत पानी के भीतर दम घुटने से हो गई। गनीमत ये रही, इस दर्दनाक हादसे में कुछ मुसाफिरों की जान बच गई। दुर्घटना के आधा घंटे के अंदर ही कलेक्टर एसपी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए थे। बस तो निकाल ली, लेकिन कहते हुए मन पीड़ा से भरा हुआ है कि हम बस में सवार लोगों को बचा नहीं सके। हादसे का शिकार हुई बस मध्य प्रदेश के इंदौर से महाराष्ट्र की अमलनेर जा रही थी। तब बस में सिर्फ कुछ मुसाफिर सवार थे, लेकिन बीच रास्ते में और यात्री भी बस में बैठे। हादसे के कुछ मिनटों पहले ड्राइवर ने धार के दूधी बाईपास के पास मधुबन होटल पर बस रोकी थी, और यह है उस टोल प्लाजा की तस्वीर जो हादसे से ठीक पहले का है। इसी टोल को पार करने के बाद बस खलघाट पुल पहुंची और नर्मदा नदी में जा गिरी। ये जो महाराष्ट्र परिवहन की गाड़ी थी इंदौर से अमलनेर, और इसका सरोडे बस स्टैंड से प्रस्थान समय 7:30 बजे है, और ये 7:30 बजे यहाँ से रवाना की गई थी। और इसमें बस स्टैंड के रिकॉर्ड अनुसार इसमें 12 यात्री यहाँ बस स्टैंड से बस के अंदर बैठे हुए थे। इस पे चालक चंद्रकांत पाटिल है और परिचालक का प्रकाश चौधरी है। जांच के मुताबिक बस में 3 राज्यों के यात्री सवार थे। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के रहने वाले थे, कुछ एमपी के थे, जबकि कुछ मुसाफिर राजस्थान के रहने वाले थे। मैं वो मृतकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार के लिए संवेदना प्रकट करता हूँ। राज्य शासन की तरफ से 10 लाख रुपए का निधि मुआवजा वहाँ पर राज्य शासन ने जाहिर किया हुआ है। इस एक हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। मरने वाले कई लोगों की शिनाख्त हो चुकी है, लेकिन कई मृतक ऐसे भी हैं जिनकी पहचान बाकी है। और अब आज के सवाल पर आपके फाइनल जवाब की बारी है। आज हमने आपसे पूछा था कि क्या आपको लगता है कि पीएफआई ने मुस्लिम देशों का साथ लेकर पीएम मोदी के खिलाफ साजिश रची है? इसके जवाब अब हमारे पास आ चुके हैं। 77% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 23% नहीं में, यानी ज्यादातर लोगों को लगता है कि पीएफआई मुस्लिम देशों की मदद ले रहा है भारत में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ साजिश रचने में, यानी भारत को बदनाम करने में, अस्थिरता फैलाने में। तो इसी नोट के साथ आज इंडिया चाहता है में मेरे साथ इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।